प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ओम के नियम के अपवाद पढ़े थे, जिसमें अधिक धारा होने पर ओम का नियम लागू नहीं होता था। चलिए उसी को बढ़ाते हुए आगे हम लोग देखते हैं प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, अर्थात प्रतिरोध है जो ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। चलिए देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है RT नया प्रतिरोध R0 + 1 + αT। ठीक, तो चलिए इसी से हम लोग पढ़ते हैं कि ताप के साथ इसका क्या होता है। तो किसी प्रतिरोध या किसी चालक तार का जैसे ही हम ताप बढ़ाते हैं तो चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाने पर या किसी चालक तार का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी किसी चालक तार का हम ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सीधा लिख लो। चालक तार का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यदि तो फॉर्मूला लिख लो RT। इससे बहुत ही ज़्यादा सवाल लगाएंगे हम लोग, फॉर्मूला ही मेन है। यदि हमारा ताप T हो, T क्या है? ताप है। R0 क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है। और RT क्या है? T डिग्री, जितने डिग्री कहेंगे T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है। ठीक, तो ये कुछ। और अल्फा क्या है? ताप गुणांक है। ठीक, तो चलिए ये कुछ नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी से हम ज़्यादातर सवाल लगाएंगे। बस ओनली आपको इतना ज्ञात करना है कि ताप पर निर्भरता क्या है। तो चालक तार का जैसे ही हम ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो RT बराबर क्या निकला? R0 1 + αT। और इसका जैसे तुम कहोगे सर जी गुणात्मक तरीके से बताइए, तो वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। उससे जो ओम के नियम से हमने निकाला हुआ था उसी से हम लोग आराम से लगा सकते हैं। जो हमने निकाला था ml² टाउ वाला BI, तो उसी से हम लोग वो अनुगमन वेग से संबंध के आधार पे है, तो वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है, ना उससे कुछ आता है। ओनली इससे एक सवाल आ जाता है कभी कभी। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए बेटा, अभी हमने जाना कि प्रतिरोध और ताप में क्या संबंध होता है। तो हमारा निकल के आया RT बराबर R0 1 + αT। क्लियर। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं वैद्युत ऊर्जा। क्या? वैद्युत ऊर्जा क्या कहलाती है? वैद्युत ऊर्जा। तो हमें मालूम है कि जो धातुओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुगमन वेग से यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है? उनकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है और वो उन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ऊर्जा ले लेते हैं चालक तार। तो वही ऊर्जा क्या कहलाती है? हमारी वैद्युत ऊर्जा। तो क्या है जी, हम लोग पहले से भी जानते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में या जाने में, क्योंकि वो अपने आप जाते हैं, जाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना
पड़ता है उसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान जो भी कार्य करना पड़े तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ठीक है। यदि मैं कह दूं माना t समय में, मैंने मान लिया t समय में किसी चालक तार में जैसे मान लिया किसी t समय में किसी चालक तार में मैंने मान लिया Q आवेश या I धारा बह रही है, I धारा बह रही है। ठीक है। तो देखिए, तो हम जानते हैं तब आवेश हम आराम से जानते हैं क्या होता है आवेश, Q बराबर I T। क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास आवेश। अब हम जानते हैं यदि बैटरी जैसे जो हमने लगाई है, बैटरी का विभव मैं यदि V मान लूँ, V हो, तब बैटरी द्वारा कार्य क्या आ जाएगा भाई? क्योंकि हमारा तो कार्य निकालना था ना, बैटरी द्वारा कार्य क्यों निकालना था? क्योंकि स्थिर ऊर्जा ही क्या कहलाती है? कार्य। तो W बराबर क्या होता था? B इंटू Q। तो V Q की वैल्यू रखेंगे तो VIT, ये हमारा W आ गया। यही ऊर्जा है, यही स्थितिज ऊर्जा है। तो यही स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है? U बराबर क्या? W, और यही आ जाएगा VIT। और कुछ रूपों में और निकालते हैं। यदि मैं कहूँ हमें V के पदों में नहीं चाहिए, यदि V बराबर IR रख दूँ मैं, तो हमारे पास आ जाएगा W या U बराबर IR रखिए यहाँ, तो I स्क्वायर RT। तो ये भी फॉर्मूला उतार लीजिए। फॉर्मूले उतारते जाइए, सवालों में यही लगने हैं। और यदि मैं यहाँ से I की वैल्यू रख दूँ तो क्या आएगा? I बराबर B/R। तो हमारे पास U बराबर I की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो आएगा B स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो ये आ जाएगा। ठीक। ये कुछ हमारे फॉर्मूले हैं। अब यदि यही ऊष्मा में से यदि यह ऊर्जा मैं ऊष्मा में क्षय कर दूं, जो चली जाती है ऊष्मा में व्यय हो, तब हमें मालूम है 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। और ये किस में है? जूल में आती हैं सब ऊर्जाएं। तो यहाँ बटे में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? हीट बराबर, देखिए फॉर्मूला बन जाएगा VIT अपॉन में 4.2, या फिर I स्क्वायर RT अपॉन में 4.2, या फिर V स्क्वायर T अपॉन R इंटू 4.2। ये कुछ हीट के भी फॉर्मूले यहीं से निकाल लिए हमने। तो चलिए इनको नोट कीजिए कि वैद्युत ऊर्जा क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो भी कार्य करना पड़े। तो हमने कुछ कार्य निकाला, ऊर्जाएं निकाली, जो हमारी ये आई। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर देखते हैं अगला। चलिए अब आगे देखते हैं वैद्युत शक्ति। ये आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ी होगी कि वैद्युत शक्ति P बराबर होता है W/T। मतलब कार्य करने की या ऊर्जा की समय दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। समय दर T लग गया। तो यही यहाँ पे भी है, कार्य की या ऊर्जा की समय दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं।
या आपने ये पढ़ा होगा कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, या एकांक समय में किया गया कार्य ही शक्ति कहलाते हैं। कोई भी डेफिनेशन ले सकते हैं। ऊर्जा की समय दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे डिनोटेट करते हैं भाई? P से। P बराबर फार्मूला होता है W/T। या मैं बात करूं जो अभी अभी मैंने फार्मूले लिखवाए थे, इसके मात्रक की ओर गणना कीजिए। मात्रक बेटा इसका क्या होगा? कार्य का जूल और प्रति सेकंड, या इसी को हम लोग वाट नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? वाट नाम से जानते हैं। कभी कभी कुछ साइंटिस्टों ने इसका जो मात्रक था उसको अश्व शक्ति भी कहा है। क्या कहा है? अश्व शक्ति। तो ये भी एक किसका मात्रक होता है? शक्ति का। अब चलिए इनमें कुछ संबंध जानते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर, ये बेटा बीचों बीच लिख लेना, एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होता है? 740 वाट। ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 740 वाट होते हैं। क्लियर? शक्ति का कभी भी सवाल लगाएंगे हमेशा वाट में रखेंगे सवाल को लगाने के लिए, और सवाल का सॉल्यूशन कर देंगे। क्या है शक्ति? ऊर्जा की समय दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। इसे P से डिनोटेट करते हैं। P बराबर W/T होता है। या मैं और फॉर्मूले बनाऊं तो W की जो वैल्यू आई थी वो रखते जाएं, तो P बराबर हमारा बन जाएगा एक I² T कैंसल, या बन जाएगा हमारा VI, या बन जाएगा हमारा V²/R। तो ये कुछ और फॉर्मूले हैं शक्ति के। यदि इनका निगमन करने के लिए कहा जाए तो पिछले की तरह आप लोग कर देना, वो निकालना, और WP बराबर W/T लगा के सीधा T से T काट सकते हो। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं शक्ति के। शक्ति क्या कहलाती है? ऊर्जा की समय दर कहलाती है। इसे किससे डिनोटेट करते हैं? P से। एक शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 740 वाट होते हैं। मात्रक क्या है इसका? जूल प्रति सेकंड या वाट, या किसी साइंटिस्टों ने इसको अश्व शक्ति भी कहा है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट? 740 वाट। तो चलिए इसको कॉपी। अभी हमने जाना है कि शक्ति क्या है, अब उसी के आगे चलते हैं किलोवाट घंटा। इसके बाद हम वर्णक्रम कोड देखते हैं। तो ये क्या होता है? ये वैसे तो ये ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कहलाता है, क्योंकि जो मकानों में बिजली हमारी खर्च होती है तो उससे जूल से नापते हैं तो वो बहुत ही छोटी हो जाती है। मतलब उससे नापेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए जो कुछ साइंटिस्टों ने एक नया मात्रक की खोज की जिसे हम लोग किलोवाट घंटा के नाम से, या यूनिट, इसी को क्या कहते हैं? यूनिट। तो यह है क्या है? यह है ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है। इसे BTU अर्थात बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि 1 किलोवाट, क्वेश्चन पूछा जाता है ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या है? 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, यह किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? समय का लग रहा है ना घंटे से, लेकिन किसका है? ऊर्जा का। 1 किलो की जगह 1000 और घंटा की जगह 3600। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आएगा 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल हो गए? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होते हैं। यह ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है। इसको BTU भी कहते हैं, अर्थात बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 गुणा, या फिर 1 यूनिट, बेटा फार्मूला और लिख लीजिए। 1 यूनिट बराबर फार्मूला होता है, या यूनिट बराबर फार्मूला होता है, जिस सवालों में कभी कभी लग जाता है, वाट गुणा घंटा गुणा उपकरणों की संख्या
गुणा दिन हो तो दिन और बटे में 1000। ये कभी कभी हाई स्कूल में लगा होगा, तो इसको भी उतार लीजिए। 1 यूनिट बराबर वाट गुणा घंटा गुणा उपकरणों की संख्या गुणा दिन बटे 1000। कभी कभी इससे भी सवाल लगते हैं, तो चलिए इसको नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं कार्बन वर्णक्रम कोड क्या है। चलिए अब वेरी चीज मोस्ट देखते हैं क्या है। कार्बन वर्णक्रम कोड। इससे बेटा पिछली साल एक सवाल आया था, क्या है ये कार्बन वर्णक्रम कोड। तो कार्बन के प्रतिरोधों को नापने के लिए ये कोड अपनाया गया था। ये कुछ इस तरीके का होता है, इसमें 4 पट्टियाँ होती हैं, कुछ इस तरीके का होता है बेलनाकार। इसमें 4 पट्टियाँ होती हैं। ये एक यंत्र है, इससे हम लोग नापते हैं कार्बन का प्रतिरोध। 1 2 3 और ये एक चौथी। तो ये शुरुआत की जो 3 पट्टियाँ मान लो A B C है और ये D है। जो शुरुआत की 3 पट्टियाँ हैं ये तो प्रतिरोध के मान को व्यक्त करती हैं, और जो चौथी पट्टी है वो सहनशीलता को व्यक्त करती है, कि अर्थात कितनी सहनशीलता है इस चालक तार के प्रतिरोध में, कितने चालक तार को ये सहन कर सकता है। तो ये हमारा एक यंत्र है कार्बन प्रतिरोध वर्णक्रम। तो चलिए देखते हैं कि ये कहलाता क्या है। तो देखेंगे क्या है। कार्बन के प्रतिरोध को व्यक्त करने के लिए ये अपनाया जाता है। इसमें 4 पट्टियाँ होती हैं, जिसमें प्रथम 3 पट्टियाँ होती हैं वो प्रतिरोध के मान को व्यक्त करती हैं, और चौथी पट्टी होती है वो सहनशीलता के मान को व्यक्त करती है। जो ए पट्टी होती है वो प्रतिरोध के प्रथम सार्थक अंक को व्यक्त करती है, और जो बी होती है वो द्वितीय को, और जो सी होती है वो 10 की पावर को व्यक्त करती है, और डी तो अपन लोगों को पता ही है सहनशीलता को व्यक्त करती है। तो देखते हैं क्या है। कार्बन के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए कार्बन वर्णक्रम कोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। कार्बन के यदि प्रतिरोधों को ज्ञात करना है तो हम कार्बन वर्णक्रम का उपयोग करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें 4 पट्टियाँ होती हैं, 4 पट्टियाँ होती हैं, जिसमें प्रथम 3 पट्टियाँ प्रतिरोध के मान को तथा चौथी पट्टी सहनशीलता को व्यक्त करती है। सहनशीलता को व्यक्त करती है। ठीक है। पहली पट्टी जो होती है, पहली पट्टी मान ली हमने ए है, वो प्रथम सार्थक अंक को, और दूसरी पट्टी है, दूसरी पट्टी द्वितीय सार्थक अंक तथा तीसरी पट्टी जो होती है सी, यह है 10 की घात को, तथा चौथी पट्टी सहनशीलता को व्यक्त करती है। सहनशीलता को व्यक्त करती है। क्लियर। ये एक यंत्र है, इसमें 4 पट्टियाँ होती हैं। पहली 3 पट्टियाँ जो पहला, जैसे हमने बोल दिया, सपोज कर लो मैंने बोल दिया ब्लैक
ब्राउन, येलो और ग्रीन या गोल्ड। लास्ट में गोल्ड या सिल्वर आएगा, ठीक है। तो ये मैंने बोल दिया। तो जैसे ब्लैक का जो कोड होता है, जो नीचे एक साड़ी दी हुई है वहाँ से ब्लैक का कोड निकाल लेंगे। सपोज कर लो कुछ होता है तो यहाँ रख देंगे, फिर दूसरे सार्थक अंक ब्राउन वाला वो यहाँ रख देंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। येलो तीसरी पट्टी है 10 की घात के रूप में लिख देंगे, और चौथी है वो प्लस माइनस लगा के उसकी सहनशीलता लिख देंगे। कुछ इस तरीके से व्यक्त करेंगे। चलिए एक आध एग्जाम्पल लेके लगाते हैं। अभी कुछ पहले वर्णक्रम कोड को याद कर लें। तो याद करने के लिए बेटा एक ट्रिक होती है, बी रोए, बी रोए, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ। ठीक, मतलब इनसे हमारे क्रम बनेगा। चलिए उसको देखते हैं। पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर इसको विस्तार से बहुत अच्छे से देखते हैं कैसे हम वर्णक्रम कोड को याद कर सकेंगे और कैसे हम सवालों को लगा सकेंगे। तो ये हमारा कुछ कार्बन प्रतिरोध का क्रम था, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं इसको कैसे समझते हैं। मैं आप लोगों को एक यहाँ पे साड़ी बनाने की ट्रिक बता रहा हूँ, कैसे बनाएंगे। तो पहले वही लिख लीजिए, वी रोए अर्थात ROY। अब गुड वाई, वेरी गुड वाइफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वेरी गुड वाइफ। ठीक, कुछ इस प्रकार से हम एक वर्णक्रम कोड बना लेंगे। वी अर्थात ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ग्रीन के बाद यहाँ ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ये कुछ हमारे वर्णक्रम कोड हैं जो आपकी टेबल भी बनी हुई है, वहीं से भी देख सकते हो। ओनली याद करने का तरीका देखना है तुम्हें। वी रोए, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी प्रकार जो तीसरी पट्टी का क्रम आएगा वो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। ये कुछ हमारा कोड था। अब इसके बाद सहनशीलता को देखते हैं। सहनशीलता, तो सहनशीलता में बेटा कुछ नहीं करना है। सिल्वर आए तो प्लस माइनस 10%, और हमारा गोल्ड आए, सिल्वर आए तो 5%, गोल्ड आए तो प्लस माइनस 10%, और एनी रंग आए, कोई भी एनी कलर जिसको हम अदर बोलते हैं, तो वो प्लस माइनस 20%। ठीक, अब जैसे अब मैंने कुछ कलर दे दिए और हमने कहा कि प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जो तुम्हारी बुक की एग्ज़ाम जो न्यूमेरिकल है उसके सबसे लास्ट में है। मैंने यहाँ लिख दिया ब्राउन, फिर मैंने लिख दिया यहाँ येलो, फिर यहाँ लिख दिया मैंने ब्लैक, या फिर यहाँ पे लिख दिया ब्लैक ना लिख के रेड लिख लिया, कोई भी लिख लो। फिर यहाँ पे इन तीन में से एक लिख दिया मैंने सिल्वर। अब कहा मैंने कि प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो ब्राउन का कोड देखिए 1 है, फिर दूसरा सार्थक अंक कहलाता है येलो का कोड देखिए 4 है, तो ये 4 आ गया, 14 आ गया, 2 सार्थक अंक हो गए, फिर गुणा। अब तीसरा कोड कहलाता है 10 की घात अर्थात रेड। 10 की घात वाला कौन सा है? 10 की पावर 2। अब प्लस माइनस सिल्वर है तो 5%। ये हमारा ऐसे हम प्रतिरोधों को निकाल लेंगे।
तो क्लियर बनेगा। क्या करना है, इस वर्णक्रम को कोड को याद करना है। तरीका आपके सामने है। वी बी रोए, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ, अर्थात ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। क्लियर। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं आगे जो हम कल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे हम? श्रेणी क्रम समायोजन पढ़ेंगे, समांतर क्रम समायोजन पढ़ेंगे और हमारा लेसन हो जाएगा ख़त्म। तो ये वाला थोड़ा ज़्यादा मोस्ट है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। समझ में ना आए तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि सर ये कैसे आया है। तो ये कुछ कोड हैं, इनको लर्न कीजिए और आपको सवाल अपने आप बन जाएंगे।